हेलो क्लास 11th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 8। सो आज हम इस लेक्चर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। एंड लास्ट का टॉपिक हमारा क्या बचा हुआ है, एक हमें अपने स्केल के बारे में जानना है। कौन से स्केल? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी स्केल के बारे में। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में जाना था। हमने ये देखा था कि किस तरीके से, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है वो काम करता है। एंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किस में देखी जाती है? फ्लोरीन में देखी जाती है। फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पीशीज। फ्लोरीन के बाद आता है ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बाद आता है नाइट्रोजन, ठीक है। तो उनकी कुछ वैल्यूज हम देख लेते हैं जो हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, उनके बारे में। सो सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज, सम important values, ठीक है, some important values of elements in periodic table, ठीक है। some important values of element in periodic table, सबका नहीं जानेंगे, सिर्फ कुछ का, ठीक है। पीरियड 1 के बारे में बात करते हैं, 2 के बारे में, 3 एंड 4 के बारे में बात करते हैं। सो पीरियड 1 में कौन आ जाएगा? हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 2.1। फिर इसके बाद पीरियड 2 में हम बात करेंगे कार्बन के बारे में एंड कार्बन की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.5, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, देखो इसी पीरियड 2 से ही बिलोंग करता है कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, ठीक है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो कार्बन का हमारा 2.5 हो गया। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाई होती है, दैट इज 3। यहाँ पे आ गया हमारा 3.5 एंड अभी कहा था फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, तो फ्लोरीन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4, ठीक। नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है? नाइट्रोजन के नीचे आता है हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का भी कम ही होता है, अप्रोक्सीमेटली 2.1 के आसपास। ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, ऑक्सीजन से इसका कम होता है, दैट इज 2.5। फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, कितनी होती है? 3, ठीक है। फिर आता है इसके नीचे ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, तो डिक्रीज होते चली जाती है। इसका हो जाएगा 2.8 एंड इसका हो जाएगा हमारा 2.5। सो दीज आर दी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सबसे ज्यादा हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ठीक है। हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के बारे में बात करें तो फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है और फिर यहाँ पे नाइट्रोजन है ना। उसके बाद अगर हम देखें तो क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये नाइट्रोजन है, ठीक है। इन सब का अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होता है, तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ स्केल्स दिए गए हैं फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। एंड कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के बारे में बात कही गई है, ठीक है। सो स्केल फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, स्केल फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिंग स्केल की। आपने नाम सुना होगा, पॉलिंग स्केल के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है। ये कैसी वैल्यू होती है? रिलेटिव वैल्यू होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द रिलेटिव वैल्यू। हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए एंड ये है हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी इज इक्वल टू पॉइंट, ठीक है, 208। कितना है? 0.208 अंडर रूट, बिल्कुल ध्यान से देखना है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए बी, ए माइनस बी माइनस, फिर से हमारा अंडर रूट आएगा। इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए माइनस बी बी, ठीक है। ये क्या है? ए बी का क्या मतलब है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए एंड बी। दिस इज बॉन्ड energy of
ए एंड बी, और ये क्या है हमारा बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी। बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी। ठीक, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल, या फिर हम इसको कैलोरीज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कन्वर्जन करना पड़े सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.182 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.182 जूल। ठीक है, किलो जूल के लिए, या फिर अगर किलो जूल में हमें करना हो, है ना, तो 0.208 की जगह हम क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.1017। बाकी सारा फॉर्मूला जो है हमारा सेम है। इस स्केल को हम क्या कहते हैं? पॉलिंग स्केल कहते हैं। नाउ सेकेंड स्केल के बारे में बात करते हैं जो हमें दिया था मल्किन ने। ठीक है, सेकेंड स्केल जो है हमारा वो कौन सा हो जाएगा? मल्किन स्केल। अब ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के लिए है। ये हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज द एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज द एवरेज ऑफ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज द एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इनका बस एवरेज निकाल दो, हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आ जाएगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। यूनिट क्या हो जाएगी हमारा यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल या फिर किलो जूल पर मोल। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला पार्ट। अब आते हैं हम वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जानेंगे। ये ऑलमोस्ट हमारा लास्ट का टॉपिक है। ठीक है, सो हेडिंग क्या रहेगी इसकी हमारी? पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन। तो 1 बाय 1 करके हम जानेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है। दोनों जो टर्म है वो क्या है? अलग अलग है। ठीक है, जो वैलेंसी है, ठीक है, जो वैलेंसी है वो एक एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताती है। वो हमें बताती है कि एक एलिमेंट कितने अदर स्पीशीज के साथ अपना बॉन्ड बना पाएगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। एंड वैलेंसी इज नोन एज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और एन एलिमेंट। सो वैलेंसी इज most characteristics property valency is most characteristics property of an element। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, एंड कैन बी अंडरस्टैंड इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड can be understood by electronic configuration। हम इसको कैसे समझ सकते हैं? हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से समझ सकते हैं, वैलेंसी निकाल सकते हैं। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ये एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है जिसको हम बोलते हैं नोन एज वैलेंसी। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट नोन एज वैलेंसी। कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम ये देखेंगे कि एक एटम के लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो उससे ही हम वैलेंसी को कैलकुलेट करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या फिर उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, हम इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो
the electron present in outer shell, ठीक है, of an atom, the electron present in outer shell of an atom is known as its valency. बट हर बार ये लाइन सेम नहीं रहेगी, हर बार ये लाइन सेम नहीं रहेगी, ठीक है. इन केस ऑफ, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, इन केस ऑफ मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, इन केस ऑफ मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन इन outermost shell, in case of more than 4 electron in outermost shell, then 8 minus number of electron present in outer shell is known as its valency, is known as its valency. तो उसी को हम वैलेंसी बोलेंगे. एक बार एलिमेंट सारे के सारे लिख लेते तब आपको पता चलेगा. हम पीरियड 2 के बारे में बात करते हैं, ठीक है. किसके बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे? पीरियड 2 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है. पहले क्या हो जाएगा? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, यही है. तो अब देखो यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1s1 2s2, है ना. और ये हमारा हो जाएगा 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 एंड 2p6, ठीक. वैलेंसी की बात करें तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी. इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? हमारी 0 हो जाएगी. इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 0. फिर बोरोन पे आ जाते हैं हम, तो इसकी वैलेंसी हमारी कितनी आ जाएगी? बोरोन कितने नंबर पे आता है ये हमको पता होना चाहिए पहले तो, ठीक है. बोरोन कितने नंबर पे आता है हमको ये पता होना चाहिए, तो 5 नंबर पे आता है, ठीक है. तो इसकी वैलेंसी हमारी कितनी हो जाएगी? 3. यहाँ पे लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? चलो वो लिख देते हैं, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा. लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लिख लो. लास्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो लिथियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बेरिलियम के 2, बोरोन का 3, कार्बन 4, यहाँ पे 5 6 7 8. अब वैलेंसी कैसे निकालेंगे? वैलेंसी देखो, अगर लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है. यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या है लिथियम की? 1. लेकिन अगर बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? यस, लास्ट शेल में देखो 2,8, तो बेरिलियम कितने नंबर पे आता है? बेरिलियम आता है 4 नंबर पे, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 2 ही रहेगी. ये 3, यहाँ पे 4. लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट शेल कर देंगे, ठीक है. 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट शेल, सो 3 2 1 एंड 0. तो इस तरीके से पहले हमारी जो वैलेंसी है वो इंक्रीज होगी, पहले हमारी वैलेंसी इंक्रीज होगी और फिर हमारी जो वैलेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है. पहले हमारी वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी और फिर हमारी जो वैलेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी. यानी कि अगर हम इसमें ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, अगर हम इसमें ट्रेंड के बारे में बात करते हैं तो क्या ट्रेंड है? ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इंक्रीज फर्स्ट, है ना. पहले वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. On moving from left to right, it increase first. लेफ्ट टू राइट मूव होने से पहले वो इंक्रीज हो रहा है ना. एंड देन डिक्रीज, एंड देन डिक्रीज. उसके बाद वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. क्लियर? उसके बाद क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा. एंड वैलेंसी इज ऑल्सो नोन एज कंबाइनिंग कैपेसिटी और द पावर ऑफ मैक्सिमम टेंडेंसी, ठीक है. पावर ऑफ मैक्सिमम टेंडेंसी. एग्जाम्पल देखो, कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? इट
is also known as combining कैपेसिटी. इट इज ऑल्सो नोन एज कंबाइनिंग कैपेसिटी. मतलब अगर हम कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन की वैलेंसी 4 है. कार्बन की वैलेंसी 4 है मतलब वो 4 बॉन्ड बना सकता है. कितने बॉन्ड बना सकते हैं कार्बन दूसरे स्पीशीज के साथ? कार्बन दूसरे स्पीशीज के साथ 4 बॉन्ड बना सकता है. इट कैन मेक 4 बॉन्ड. इट कैन मेक 4 बॉन्ड विथ अदर species. It can make 4 bond with other species. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, अगर हम फॉस्फोरस के बारे में बात करें, ठीक है, तो फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है? फॉस्फोरस की वैलेंसी होती है 3. मतलब ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 बॉन्ड बना सकता है. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे PH3 और ये है ये PH3. कार्बन जो है ये बनाएगा हमारा CH4. तो ये इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं. ठीक है. बाकी ये जो फॉस्फोरस है वो 3+5 बॉन्ड भी बना सकता है. तो PCl3 का भी फॉर्मेशन कर सकता है और PCl5 का भी फॉर्मेशन कर सकता है. तो यहाँ पे एक टर्म आ जाता है ऑक्सीडेशन. एक एलिमेंट का, ठीक है, एक एलिमेंट का वैलेंसी फिक्स है कि या तो उसकी वैलेंसी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी. वैलेंसी इज फिक्स. बट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, एक ही एलिमेंट के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं. ठीक है, एक ही एलिमेंट के क्या हो सकते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं. आ गया समझ में? तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम कि phosphorus can also show +5 और +3 वैलेंसी, है ना, +3 वैलेंसी एंड मेक कंपाउंड लाइक PCl3 और PCl5. ठीक है, कंपाउंड बना सकता है PCl3 एंड PCl5. दैट टर्म इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट. शोज वैलेंसी. दैट इज known as ऑक्सीडेशन स्टेट. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं. अब ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है इसके बारे में जानते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? एक स्पीशीज के पास, मतलब एक मेटल ले लो, ठीक है, एक मेटल ले लो. हमने क्या ले लिया? मान लो PCl3 ले लिया या फिर हमने PCl5 ले लिया, है ना. एक मेटल के पास कितने स्पीशीज उससे कनेक्ट है? एक मेटल के साथ कितने स्पीशीज कनेक्ट है? जब वो स्पीशीज डिस्कनेक्ट होते हैं उसकी वजह से इसके ऊपर जो चार्ज आता है, वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर जो चार्ज आता है दैट इज कॉल्ड दी ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग बट इट इज अ चार्ज ऑन एलिमेंट, है ना. ऑक्सीडेशन स्टेट is charge on element when all these species detach from that element. जब उस एलिमेंट से सारे के सारे स्पीशीज, जब उस एलिमेंट से सारे के सारे स्पीशीज डिटैच हो जाएंगे, तब उसकी वजह से उस एलिमेंट पे कितना चार्ज आएगा उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ अब हम बात करते हैं एनोमलस बिहेवियर के बारे में. एनोमलस बिहेवियर क्या होता है? एनोमलस बिहेवियर एनोमलस का मतलब होता है थोड़ा सा अलग बिहेव करना.
है ना, थोड़ा सा अपने ही ग्रुप से थोड़ा अलग बिहेव करना, जैसे हमारे ग्रुप के मेंबर बिहेव कर रहे हैं हम वैसा बिहेव नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड एनॉमलस बिहेवियर। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप बिहेव डिफरेंट, है ना, और उनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है उन्हीं के ग्रुप मेंबर से, सच प्रॉपर्टीज और सच बिहेवियर इज कॉल्ड एनॉमलस बिहेवियर। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप, फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, ठीक है, 3 तो नहीं लेते, खैर हम 13 से लेते हैं, यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, यहां तक पहुंच गए। बिहेव डिफरेंट first member of each group behave different in terms of their properties, ठीक है, behave different in terms of their property and such behavior is classed as anomalous behavior। इसी बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, एनॉमलस बिहेवियर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ले लेते हैं। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कौन कौन से एलिमेंट है, वो हेलिना की रब से फरियाद वाला, लेकिन यहाँ पे हम पीरियड 2 से लेते हैं, लिथियम बेरिलियम, ठीक है, नहीं यहाँ पे लिथियम सोडियम पोटाशियम, ये वाली सीरीज आ जाएगी, रुबिडियम सीजियम, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सब आ जाएगा, ठीक है, बेरियम। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है, चाहे लिथियम की बात कर ले हम, चाहे बेरिलियम की बात कर ले, इनकी जो प्रॉपर्टी होगी इन्हीं के ग्रुप मेंबर से मिलती नहीं होगी। सो ये जो है लिथियम एंड बेरिलियम, दे आर कोवलेंट इन नेचर, दे आर कोवलेंट इन नेचर, इनका नेचर कैसा होता है, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, जबकि इन्हीं के जो मेंबर्स हैं दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, जो इन्हीं के मेंबर्स हैं वो किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, वो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो एक जो मेंबर है वो कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करता है, और बाकी के उसके मेंबर क्या करते हैं, क्या करेंगे, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करेंगे ना। व्हाट इज द रीजन व्हाई दे बिहेव सो डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन ग्रुप, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, रीजन के बारे में अब हम जानेंगे। सो द फर्स्ट रीजन इज कि एक तो ये इनका बहुत स्मॉल साइज होता है इनके अपने ही ग्रुप से, है ना। फर्स्ट वन इज इनका कैसा हो जाएगा, स्मॉल साइज, दिस इज द फर्स्ट रीजन। एंड सेकेंड रीजन इज इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है और इनका जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो हाई होता है अलोंग द ग्रुप, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा होता है, वो इनका इंक्रीज होता है अलोंग द ग्रुप, तो इनकी ये चीजें भी बहुत ज्यादा हाई होती हैं। थर्ड क्या है, इनका जो रेशियो देखा जाता है, ठीक है, चार्ज बाय रेडियस का रेशियो वो हाई होता है, चार्ज बाय जो रेडियस का रेशियो है वो कैसा होता है, इनका बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो फर्स्ट मेंबर होते हैं उनमें या तो एस सब शेल होगा या तो पी सब शेल होगा, बट उसके बाद वाले जो मेंबर है ना उसमें डी एंड एफ ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 के बारे में बात करें, सो दे हैव ओनली एस एंड पी ऑर्बिटल, दे हैव ओनली एस एंड पी ऑर्बिटल, इनके पास सिर्फ और सिर्फ s और p ऑर्बिटल होते हैं। लेकिन n इज इक्वल टू 3 के बारे में बात कर ले, सो दे हैव
डी एंड एफ ऑर्बिटल, इनके पास डी और एफ ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है, उनके पास डी और एफ ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये रीजन है। और क्या क्या रीजन हो सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, सो दे कैन फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड्स, ये डबल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ठीक है, दे कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है, ये मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लाइक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और इनका डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पी पाई बॉन्डिंग और डी पाई बॉन्डिंग की वजह से होता है, ठीक है, पी पाई बॉन्डिंग एंड डी पाई बॉन्डिंग। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना सकता है, एंड कार्बन ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमको देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? नाउ द लास्ट थिंग इज डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है वो हो जाएगा खत्म, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है यहाँ पे? डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है पहले ग्रुप का, उसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करेंगी सेकंड ग्रुप के सेकंड एलिमेंट के साथ, ठीक है। फिर सेकंड ग्रुप का फर्स्ट मेंबर की प्रॉपर्टी जो है वो थर्ड ग्रुप के सेकंड मेंबर के साथ रिजेंबल करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एवरी फर्स्ट एलिमेंट क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? एवरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, every first element of each group shows similarity, every first element of each group shows similarity, ठीक है, और similar property, और similar property shows similarity or the similar property to the second element of another group, second element of another group, ठीक है। जैसे कि यहां पे हमने लिथियम ले लिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसी सीरीज चलती जाएगी, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब ये पीरियड 2 के हैं, पीरियड 3 के बारे में बात करेंगे तो इसके नीचे आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, है ना। बोरोन के बाद क्या आता है? एल्यूमिनियम। फिर यहाँ पे आ जाएगा सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है, सल्फर, क्लोरीन। तो लिथियम की जो प्रॉपर्टी है, लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो किससे रिजेंबल करेंगी? मैग्नीशियम से रिजेंबल करेंगी। बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी है वो किससे रिजेंबल करेंगी? एल्यूमिनियम से रिजेंबल करेंगी। बोरोन की जो प्रॉपर्टी है वो सिलिकॉन से रिजेंबल करेगी। कार्बन की जो प्रॉपर्टी है वो फास्फोरस से रिजेंबल करेगी। नाइट्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो सल्फर से रिजेंबल करेगी, एंड ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है वो क्लोरीन से रिजेंबल करेगी। सो दे शोज दी सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है, they shows similar properties। ये कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं? ये सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। एंड नाउ व्हाट इज द रीजन व्हाई दे शो दी सिमिलर प्रॉपर्टीज? क्योंकि एक तो इनका जो एटॉमिक रेडियाई है ना, एटॉमिक रेडियाई, या फिर हम बोल सकते हैं कि इनका जो एटॉमिक साइज है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। वो ऑलमोस्ट कैसा होता है? सिमिलर होता है, जिसकी वजह से दे शोज द सिमिलर प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिथियम एटम के बारे में बात करेंगे, सो लिथियम एटम का जो साइज होता है दैट इज 152 पिकोमीटर। कितना हो जाएगा? 152। एंड लिथियम शोज दी सिमिलर प्रॉपर्टीज विद मैग्नीशियम, है ना। अब हम यहाँ पे अगर मैग्नीशियम के एटॉमिक साइज के बारे में बात करें तो इट्स अप्रॉक्स
60 पिकोमीटर. सो इनका जो एटॉमिक रेडियाई है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, दैट्स व्हाई दे शोज द डायगोनल रिलेशनशिप विद ईच अदर. ठीक है, समझ में आ गया. अगर हम इनके आयनिक रेडियस के बारे में बात करें कि लिथियम का आयनिक रेडियस कैसा है, अभी तो हमने एटॉमिक साइज के बारे में बात किया. लिथियम का आयोनिक रेडियस, लिथियम का जो आयोनिक रेडियस है एंड मैग्नीशियम का जो आयोनिक रेडियस है, क्या उनमें कोई हमें रिजेम्बलेंस नजर आएगी? सो दे आर अप्रोक्सीमेटली सिमिलर, दैट इज 70 एंड 72 पिकोमीटर. तो यहाँ पे देख रहे हैं, चाहे हम एटॉमिक साइज के बारे में बात कर लें, चाहे हम एटॉमिक ये आयोनिक रेडियस के बारे में बात कर लें, तो दे शोज ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइज. सो एलिमेंट्स have almost similar size. Elements have almost similar size, hence they show diagonal relationship. Hence they show diagonal relationship. Hence दे शोज डायगोनल रिलेशनशिप. तो इस वजह से ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं. और इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर है, ठीक है, वो होता है खत्म. एंड साथ ही साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो भी होता है फिनिश. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म है, लेक्चर भी खत्म है. बाकी नेक्स्ट क्लास में हम अब नई चीज स्टार्ट करेंगे. ओके, सो आज की क्लास के लिए इतना ही. बाकी का डिस्कशन वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.